morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का काइनेटिक्स का आपका चैप्टर है पढ़ रहे थे और लगभग ये चैप्टर हम खत्म करने की ओर ही है. और थ्योरीज ऑफ जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी के सिद्धांत हैं, उनको हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि आरएनएस इक्वेशन हमने देख लिया था, जिसमें कि उसने बताया था कि जो वेग है वो ताप के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. और उसके बाद हमने कुछ नए टर्म्स भी देख लिए थे, दहली एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा और कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ये सब चीजें हम देख चुके थे. उसके बाद में लास्ट क्लास पे हमने एक सिंपल कोहेरेंस थ्योरी पढ़ी थी, टक्कर का सिद्धांत पढ़ा था, जो कि एक दृढ़ गोले पर बेस्ड है, हार्ड स्फीयर पे, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं. तो जो कोहेरेंस थ्योरी से निकल के हमारे पास रेट कांस्टेंट आया था, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से काफी अलग आती है. उसका कारण यही था क्योंकि हमने जो टक्कर का सिद्धांत है उसके अंदर एक हाइपोथेटिकली हमने एक लिमिटेशन मान दी थी कि हमने मान लिया था कि जो अणु है वो दृढ़ है, ना उसमें कंपन है, ना उसमें घूर्णन है, ना उसमें स्थानांतरण है. तो कोई भी तरह का मोशन उसमें हमने नहीं माना था, इसलिए वो उसकी लिमिटेशन रही. उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए उसमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे हम रो से जिसको बुलाते हैं. तो आज भी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, मैं आपको शेयर करता हूँ. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये हमने पढ़ लिया था. ये संगठनवाद की सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, कि मैंने बता दिया कि हमने उसको गोले की तरह मान लिया, इसमें कंपन है ना घूर्णन है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है. रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कंपन भी होता है, घूर्णन भी होता है. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, वहीं है पॉसिबिलिटी है कोई मोशन ना हो. ठीक है, तो इसलिए के मान काफी भिन्न आते हैं और एक संशोधित संगठनवाद दिया गया, जहां पर एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं प्रायिकता गुणांक या त्रिविंग गुणांक. ठीक है, तो आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम है परम अभिक्रिया गति सिद्धांत, जिसे हम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट भी कहते हैं, या संक्रमण अवस्था का सिद्धांत. संक्रमण अवस्था क्या होती है ये हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा आज क्लियर हो जाएगा इस थ्योरी के अंदर. और तीसरा इसका नाम है सक्रिय संकर सिद्धांत. तो तीनों नाम से इसको बुलाते हैं. ठीक है, एसीटी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ना. ये 1935 में इसको आयरिंग इवांस और पॉलियनी नामक साइंटिस्ट ने दिया था. और देने का कारण क्या था? कारण यही था कि जो संगठनवाद था, एक कोहेरेंस थ्योरी थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस, पहले लिमिटेशन तो मैंने बताई थी आपको. दूसरा हमने लिमिटेशन मान दिया था हमने कि संगठन सिद्धांत है उसके अब यह थी कि वो जो गैसीय अवस्था में जो रिएक्शंस होती है वहीं पर सही परिणाम देता है, द्रव और विलयन में सही परिणाम नहीं दे पाता है. साथ ही जब सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां तो ये काम कर जाता है, लेकिन जब जटिल अणुओं की बारी आती है तो रो को प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है. तो संशोधित जो संगठन सिद्धांत है वो बेईमानी हो जाता है. इसलिए आयरिश इवांस और पॉलियनी को एक नया सिद्धांत देना पड़ा, जिसे हम ऊपर बताए गए नामों से जानते हैं. तो ये उन्होंने बताया, ये रिएक्शन है, सपोज रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है जिसमें कि ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये अभिक्रिया की प्रगति है. तो हम यहाँ पर देख चुके हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कि सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ रही है. यहाँ आकर उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी, तभी वो उत्पाद में बदल पाएगा. ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये दहली एनर्जी कहलाती है, हम पहले देख चुके हैं. यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो स्टेज है, यहाँ पर एक जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदले उससे पहले एक संक्रमण अवस्था आती है. ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. और यहाँ पर यह बनाता है एक सक्रिय संकुल. और सक्रिय संकुल कैसे बनेगा? जब अभिकारक अपने आप आपस में टकराएंगे, और टकराने से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मिल जाएगी, तभी वो सक्रिय संकुल बनाएंगे. और ये सक्रिय संकुल ही होते हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज होते हैं. तो अभिकारक और सक्रिय संकुल, इनके बीच में एक साम्य स्थापित होता है.
कुछ सक्रिय संकर वापस अभिकारक भी चेंज हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम संक्रमण अवस्था की बात करें, ये जैसा दिख रहा है एक हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन है, जिसमें कि ये बीच में जो बना है ये तो उत्पाद है HI, और जो बीच में बना है, जबकि दो हाइड्रोजन के बीच का बंध पूरी तरह टूटा नहीं है, दो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच, आयोडाइड के बीच में बंध पूरी तरह बना नहीं है, ये बंध पूरी तरह टूटा नहीं है, ये बंध पूरी तरह बना नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल। ये बहुत ही अस्थायी होता है, ये बहुत ही अस्थायी है और जल्दी ही ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एक जो एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी बैरियर क्या है? ये सक्रिय संकुल। तो अगर सक्रिय संकुल बन गया तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, अन्यथा ये चेंज नहीं होगा। और जो हम बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की या एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वो कौन सी ऊर्जा है? पहले हमने डेफिनेशन बताया था कि अभिकारक की जो ऊर्जा है, गति ऊर्जा, और जो पहली ऊर्जा है उसके बीच का जो अंतर है वो सक्रियण ऊर्जा है। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ जो हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, संकरण अवस्था दिख रहा है, इसकी जो ऊर्जा है जो बहुत ज्यादा है, वो और अभिकारक की ऊर्जा, इन दोनों के बीच का अंतर है, वो भी सक्रियण ऊर्जा ही कहलाता है। तो अगर इस तरह की रिएक्शन हम देखें जिसमें कि ए और बी कुछ हाइपोथेटिकल परमाणु है, ये मिलके सी बना रहे हैं, तो बीच में जो बैरियर है वो क्या है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी। तो इसको स्टार लगा के शो किया जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ इस तरह की रिएक्शंस में वेग जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो संक्रमण अवस्था है या जो संक्रिय संकर बना है, उसकी सांद्रता कितनी है, कितने अभिकारक मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल पाए हैं। कैसे? टक्करों से। तो ये पहले भी पढ़ा था कि टक्कर होना, ज्यादा टक्कर होना वेग ज्यादा होने की संभावना को नहीं बताता है। टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, टक्कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में नहीं बदल पाएगा और प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा, सक्रिय संकर बन गया है लेकिन सक्रिय संकर उत्पाद में कितना बदल रहा है। तो दो चीजें हैं, संकरण अवस्था है सक्रिय संकर की सांद्रता, दूसरी सक्रिय संकर के उत्पाद में बदलने की दर। तो वेग हम ऐसे डिफाइन करें तो वेग इज इक्वल टू माइनस डीए अपॉन डीटी। इस तरह के रिएक्शन में ए बी जो हम रिएक्शन मानी है, इसमें रिएक्टेंट ले लिया हमने ए, तो ये हो जाएगा ए बी जो कि सक्रिय संकर बनाया, उसकी कंसंट्रेशन हो गया है। दूसरा, सक्रिय संकर के विघटन की दर या आवृत्ति, तो ये बता देता है वेग को। यहाँ क्रियाकारक है, ये प्रति जो हमने देखा वही रिएक्शन ये है। इसके लिए अगर हम के की वैल्यू निकालें, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, सक्रिय संकर के लिए अगर के की वैल्यू निकालें तो वो आएगी के इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये सक्रिय संकुल की सांद्रता डिवाइडेड बाय ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, या सक्रिय संकुल की सांद्रता बराबर हो जाएगी के स्टार ए बी। तो ये तो हो गया सक्रिय संकर की सांद्रता। हमने कहा वेग बराबर क्या है? दो चीजें, सक्रिय संकर की सांद्रता, दूसरा उसके विघटन की आवृत्ति। तो सक्रिय संकर की सांद्रता तो हमारे पास ये आ गई, ए बी इज इक्वल टू के स्टार ए बी, सक्रिय संकर की सांद्रता ये आ गई हमारे पास, है ना। अब चाहिए हमें विघटन की आवृत्ति। तो विघटन की आवृत्ति को दिखाने वाला पद होता है न्यू इज इक्वल टू के टी अपॉन एच। यहाँ पर न्यू है वो विघटन की आवृत्ति है, के बोल्ट्जमान स्थिरांक है, टी परमताप है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इन जो ऊपर का समीकरण है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस को? सक्रिय संकर की सांद्रता और उसके विघटन की आवृत्ति को, तो हमें मिल जाएगा ये वाला पद, वेग इज इक्वल टू के स्टार ए बी इंटू के टी अपॉन एच, ठीक है। लेकिन हम वेग नियम से जानते हैं, सिंपल जो वेग नियम हमने देखा है, ये तो हम बात करें सक्रिय संकर की, कि माइनस टी अपॉन डी टी इक्वल टू होता है के ए इंटू बी। तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, इसी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा के ए बी इज इक्वल टू के स्टार ए बी के टी अपॉन एच, ठीक है। या जो के टी अपॉन एच होता है ये बराबर होता है, यहाँ पर के जो है वो है बराबर आर अपॉन एन के, यहाँ कैपिटल एन आएगा, सॉरी, एन यहाँ पर अवगाद्रो नंबर है और
आर यहाँ पर गैस नियतांक होता है। तो बोल्ट्जमान स्थिरांक के की वैल्यू होती है आर अपॉन एन। तो ये हमने यहाँ पुट किया है। ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन से, वेग नियम से, के ए बी। ठीक है, ये वेग की बात कर रहे हैं हम। ये दूसरा वेग जो हमने देखा, एक सक्रिय संकर जो बना उसकी सांद्रता से निकाला हमने, सक्रिय संकर की सांद्रता इंटू उसके विघटन की दर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला, यहाँ पर ये वाला के है बोल्ट्जमान स्थिरांक और ये के है वेग नियतांक, किसके लिए? सक्रिय संकर के लिए। ठीक है, तो ये के स्टार ए बी आर टी अपॉन एन एच, ये हमारे पास एक पद आ जाएगा। इसमें आर गैस नियतांक और एन आवर्त संख्या है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ जो निकल के आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो के जो वेग नियतांक है दैट इज इक्वल टू के स्टार के टी अपॉन एच। यह परम अभिक्रिया वेग का सामान्य व्यंजक होता है। तो ये था परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, या इसको संक्रमण उत्सर्जन सिद्धांत भी कहते हैं या सक्रिय संकर सिद्धांत भी कहते हैं। आसान भाषा में यही है कि अभिकारक उत्पाद में बदलने से पहले एक सक्रिय संकर बनाता है। वो सक्रिय संकर कब बनेगी? उनके टक्करों से बनेगा। और सक्रिय संकर में जो अभिकारक है उसके बॉन्ड पूरी तरह टूटे नहीं है, उत्पाद के बॉन्ड पूरी तरह बने नहीं है। फिर उसका एक्सप्रेशन देख लेंगे। अब हमने दोनों थ्योरी पढ़ ली है, संगठवाद भी और परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत भी। तो इनकी अगर तुलना करें, अगर इनकी तुलना की जाए, तो जो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है वो डोमिनेटिंग होती है संगठवाद पे। उसका कारण यही है कि संगठवाद में एक लिमिटेशन है, उसमें हमें मान लिया है कि जो अणु है वो जड़ है, दृढ़ है, उसमें न स्थानांतरण है, न घूर्णन है, न कंपन है। जबकि परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत के अनुसार के अंदर ऐसी कोई भी लिमिटेशन हमने नहीं लगाई है, आयरिंग ने नहीं लगाई है। दूसरी बात, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्या कारण था आयरिंग को कि इस दूसरी थ्योरी की जरूरत पड़ी, कि जो टक्कर का सिद्धांत है वो सिर्फ गैस अभिक्रियाओं में ही प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि जो परम अभिक्रिया सिद्धांत है वो विलयन, द्रव आदि सभी में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इनकी थ्योरीज का डिफरेंस था ना। एक छोटा सा टॉपिक और आज हम कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक एवं ऊष्मागतिकी आधार। तो जो हमने ऊपर देखा साम्य स्थिरांक, एक ए और बी दो परमाणु हैं, वो रिएक्शन दो अणु हैं सॉरी, तो मिलके ए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो जो और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं सी डी। तो जो के आया साम्य स्थिरांक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ए बी स्टार अपॉन ए बी है, या फिर ये जो हमने ऊपर कंसंट्रेशन निकाली थी। तो अल्टीमेटली जो ये परम अभिक्रिया वेग का व्यंजक जो निकल के आया के इक्वल टू के स्टार के टी अपॉन एच। यहाँ पर जो के स्टार है उसको प्रायोगिक विधियों से ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो इस साम्य स्थिरांक को हम ऊष्मागतिकीय की जो पद हैं उसके रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पीछे पढ़ी हुई है, उन थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक कुछ इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पुट करके हम इस के स्टार की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही जो हमने पीछे रो देखा था, रो जो संशोधित संगठवाद के अंदर आया था, उसका भी यहाँ संबंध इसे स्थापित किया जाएगा। तो जो के स्टार है, जो कि हम देख चुके कि सक्रिय संकर बनने का साम्य स्थिरांक, ये हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जे आर टी एल एन के स्टार होता है, जहाँ पे के स्टार सक्रिय संकर बनने का साम्य स्थिरांक हो गया, एंड डेल्टा जी फ्री एनर्जी हो गई, आर गैस नियतांक और टी टेम्परेचर हो गया। यहाँ जो के स्टार है दैट इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा जी पर आर टी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। या हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा जी की जगह इसको पुट कर दिया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, के स्टार इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी एंड डेल्टा एस अपॉन आर, क्योंकि टी डेल्टा एस था, टी से टी कट गया। ठीक है, अब ये के स्टार है और यहाँ भी हमने के स्टार देखा था, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देते हैं। ए बी स्टार अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या ए बी स्टार ए बी, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये जो सक्रिय संकर की सांद्रता है दैट इज इक्वल टू ए बी, और ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसा चीज।
ऊपर से हम जानते हैं ये परमाभिक्रिया वेग सिद्धांत है, उसका सामान्य व्यंजक है। इसमें हमने देखा k बराबर k स्टार RT अपॉन NH होता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू k इज इक्वल टू क्या है RT अपॉन NH, और k स्टार वगैरह क्या है जो ऊपर देखा हमने, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। k स्टार की वैल्यू जो यहाँ रखी थी हमने E माइनस डेल्टा एच अपॉन RT, E माइनस डेल्टा एच अपॉन R। तो k स्टार की वैल्यू यहाँ समीकरण 6 से 9 में रख देंगे। लिख लेते हैं 6 से k स्टार का मान समीकरण इक्वेशन 9 आ जाएगी। इक्वेशन 9 का हम लेते हैं लॉग। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग RT अपॉन NH प्लस डेल्टा एस अपॉन R माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ जो समीकरण 9 और 2 हैं वो अवस्था के समीकरण है, जहाँ जो H स्टार है दैट इज इक्वल टू AB और A और B के एंथैल्पी का अंतर है। ठीक है, ये जो है H स्टार है, ये AB और A और B के एंथैल्पी का अंतर, यहाँ AB स्टार AB स्टार और A और B इन दोनों के एंथैल्पी का अंतर अगर डेल्टा स्क्वायर स्टार है, इसको हम माने सक्रिय ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, ये तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया और ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो ऊर्जा का अंतर है वही तो सक्रिय ऊर्जा है, तो उसको हमने मान लिया सक्रिय ऊर्जा के बराबर, जो मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हम अगर ये रख दें, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू RT अपॉन NH E माइनस E अपॉन RT एंड E माइनस डेल्टा S अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 9 में हमने पुट किया है k इज इक्वल टू, अल्टीमेटली हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है k के लिए। और यहाँ हमारे पास इक्वेशन थी संगतवाद से, k जो संशोधित संगतवाद है उससे k इज इक्वल टू रो जेड माइनस E अपॉन RT। तो ये टर्म तो दोनों में सेम है, माइनस E माइनस E अपॉन RT एंड E माइनस E अपॉन RT। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रो जेड है दैट इज इक्वल टू RT अपॉन NH E माइनस डेल्टा S अपॉन R। तो इसमें क्योंकि एंथैल्पी की कोई टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, यहाँ पर टर्म कौन सी है डेल्टा S, दैट इज एंट्रोपी। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रायिकता गुणांक है या रो है उसका संबंध एंट्रोपी से होता है। तो आज हमने जो हमारी थ्योरीज थी केमिकल काइनेटिक्स की उनको कंप्लीट कर लिया है, सभी थ्योरीज को, और काफी हम जान चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कल से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम कुछ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं आपके कोर्स में, काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उनकी बल गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, कुछ रिएक्शन पैरेलल होती है, तो उनके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से डेरिवेशन होता है, उनका डेरिवेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।